Namaskar friends. Today we will learn sectors of the Indian economy. Part 1 Economics lesson from class 10th. What we will study in this topic? First we will study about economic activity, then classification of economic activity, then comparing of three sectors, then historical change in sectors, then rising importance of the tertiary sector in production, comparison of the three sectors according to their contribution in GDP, comparison of three sectors according to their contribution in employment generation. So first we will study about economic activity. What is economic activity? All the activities are known as economic activities that result in the production of goods and services. जितनी भी सारी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से या तो वस्तुओं का उत्पादन होता है या सर्विस सेवाएं प्राप्त होती हैं, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. All the activities are known as economic activities by which we earn money or service. But इसी के साथ साथ हमको ध्यान रखना है कि केवल उन्हीं एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल करेंगे जो सोसाइटी में स्वीकार्य हैं. अभी कुछ एग्जाम्पल इकोनॉमिक एक्टिविटी के, जैसे वर्क ऑफ फार्मर, वर्क ऑफ ए डॉक्टर, वर्क ऑफ ए पोस्टमैन. ये सब एक्टिविटी ऐसी है जिससे हमको बेनिफिट होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है या सेवाओं का उत्पादन होता है. लेकिन कुछ लोग भीख मांग करके, चोरी करके पैसा प्राप्त कर रहे हैं. इस तरह की एक्टिविटी जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल नहीं करते हैं. सेक्टर्स, जैसा कि लेसन का नाम है, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो व्हाट इज सेक्टर्स? सेक्टर्स मीन्स a division of all the economic activities on the basis of some criteria. Sectors of economic activities are group of economic activities classified on the basis of some criteria. तो जैसे हम अभी क्लासिफाई करेंगे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, तो जो एक एक क्लासिफिकेशंस होगा वो क्या कहलाएगा? सेक्टर्स कहलाएगा. जैसे we will study in this topic classification of economic activity on the basis of nature of work. वहाँ काम करने की दशाएं कैसी हैं, काम करने की वर्क कंडीशन कैसी है, इसके आधार पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन. फर्स्ट इट इज ए प्राइमरी सेक्टर्स, देन सेकेंडरी सेक्टर्स एंड देन टर्सरी सेक्टर. We can classify the economic activities on the basis of nature of work in three parts. First is primary sector, second is secondary sector and third is tertiary sector. हम इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन भागों में बांटा गया है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी इस चित्र के माध्यम समझ सकते हैं. मिनरल एक्सट्रैक्शन है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है. वो सारी एक्टिविटी जो जमीन से जुड़ी हुई हैं या जल से जुड़ी हुई हैं, पानी से जुड़ी हुई हैं, जनरली वो सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं. प्राइमरी सेक्टर की डिफिनेशन कैसे डिसाइड करेंगे? प्राइमरी सेक्टर कंटेन्स द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आने वाली एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो नेचुरल रिसोर्स को यूज करती हैं. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज ए नेचुरल प्रोडक्ट. और इस एक्टिविटी के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो भी नेचुरल प्रोडक्ट होगा, यानी नेचुरल रिसोर्स यूज होगा और नेचुरल प्रोडक्ट तैयार होगा. जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो सॉइल का यूज करते हैं, सीड्स का यूज करते हैं और हम क्रॉप तैयार करते हैं, फसल तैयार करते हैं, प्रोडक्शन होता है. तो जो यूजफुल रिसोर्सेज हैं वो जो है नेचुरल रिसोर्स हैं और जो प्रोडक्शन है वो भी नेचुरल है. उसी तरीके से माइनिंग सब कुछ नेचर का दिया हुआ है. डेयरी, एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स हैं जिनका यूज करते हैं. फिशिंग, मछलियाँ जो है वो सब नेचुरल रिसोर्स हैं. फॉरेस्ट्री, पेड़ पौधे, ऑल द फ्लोरा एंड फौना कम्स इन प्राइमरी सेक्टर्स. क्योंकि ये सेक्टर जमीन से जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है, कृषि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका, इसलिए जो इसको एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मशीनरी, these things will come in secondary sector.
It covers the activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activities. इसके अंतर्गत वे सारी चीजें आएंगी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को दूसरे फॉर्म में चेंज करती हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यूज करती हैं, जिसमें इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है. सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इसेंशियल. जब भी हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जरूर कहीं ना कहीं आता है. जैसे यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ. हम जो प्लांट से कॉटन निकालते हैं, कॉटन से फाइबर बनाते हैं, फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से क्लॉथ बनता है, कपड़े बनते हैं. तो ये एक सेकेंडरी सेक्टर का बेस्ट एग्जांपल है और इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. Tertiary sector, the economic activities that are mostly based on providing service to the society like transportation, banking, insurance, etc. falls under tertiary sector. तो ऐसी एक्टिविटीज जिससे सोसाइटी को बेनिफिट होता है, लाभ होता है, सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वो सब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है. टर्सरी सेक्टर को और डिफाइन करते हैं. टर्सरी सेक्टर कवर्स द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. टर्सरी सेक्टर उसे कहेंगे जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में सहायक हो. डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड बट दे आर एन एड और ए सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. टर्सरी सेक्टर में कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है, लेकिन ये दूसरे जो प्रोडक्शन के प्रोसेस हैं उसके लिए सपोर्ट का काम करता है. जैसे ट्रांसपोर्ट में कोई सामान नहीं बनता है, लेकिन वो क्या करता है, फर्स्ट सेक्टर के प्रोडक्ट को या सेकंड सेक्टर के प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाता है. स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सब भी उसी के एग्जांपल हैं टर्सरी सेक्टर के, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें कोई नई वस्तुएं नहीं बनती हैं, बल्कि ये किसी न किसी रूप से प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करते हैं. सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विस रेदर देन गुड्स, द टर्सरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. यानी प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर. कंपेयरिंग ऑफ थ्री सेक्टर्स. थ्री सेक्टर्स जो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उनका कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन करते समय हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. फर्स्ट सेक्टर में जो चीज बनी है, सेकंड सेक्टर में जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है, थर्ड सेक्टर में जो सर्विस तैयार हुई है, मिल रही है लोगों को, उसको हम काउंट कैसे करते हैं. एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. और हर एक सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है इसका टोटल कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है. द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर. कितनी वस्तुएं बनी हुई हैं, कितनी सेवाएं प्राप्त हुई हैं, उनकी संख्या की गणना करने से ज्यादा बेहतर होता है कि हम उनकी कीमत को जोड़ें, उनकी प्राइस क्या है इसको जोड़ें. नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इज काउंटेड, इट इंक्लूड्स द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. हर एक वस्तु जो प्रोडक्ट तैयार करने में यूज हुई है उनकी कीमत नहीं जोड़ते हैं, बल्कि फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विस क्या है ये जोड़ते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. कुछ इंटरमीडिएट गुड्स भी यूज होते हैं फाइनल गुड्स और सर्विस तैयार करने के लिए. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स तैयार करने में, फाइनल सर्विस तैयार करने में इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी कीमत भी जुड़ी रहती है. एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लोर ऑफ व्हीट यूज करके बिस्किट बनता है, लेकिन ये जो व्हीट है वो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, गेहूं है, एक फार्मर तैयार करता है, उसको तैयार करने के बाद व्यापारी को बेचता है, व्यापारी उसको मार्केट लेकर के आता है, मार्केट में बेचता है, उस व्हीट का फ्लोर बनता है, शुगर ऐड की जाती है, कुछ और इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, तब जाके बिस्किट बनता है. तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो व्हीट है और फाइनल प्रोडक्ट है वो बिस्किट है. इस दौरान बीच में
शुगर ऐड की गई है, फ्लोर का निर्माण हुआ है। तो ये जो फ्लोर है, शुगर है, ये सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। और फाइनल गुड्स में यानी बिस्किट में व्हीट, फ्लोर, शुगर, इंग्रेडिएंट्स, चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इंक्लूड है। यानी व्हीट, फ्लोर, ये सब इंटरमीडिएट्स हैं, इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको केवल बिस्किट का दाम जोड़ना है। बिस्किट के मूल्य में सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। बिस्किट इज ए फाइनल गुड्स। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. इस प्रकार हर एक सेक्टर में जो फाइनल गुड्स तैयार होता है या फाइनल सर्विस तैयार होती है एक साल में, उसको जोड़ते हैं तो पर्टिकुलर सेक्टर का एक ईयर में क्या आउटपुट है ये पता चलता है। और तीनों सेक्टर को जोड़ देते हैं आउटपुट, तो उसे हम जीडीपी कहते हैं। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स गिव अस व्हाट इज कॉल्ड द जीडीपी ऑफ ए कंट्री। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। हर एक सेक्टर में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उसका जो टोटल है वही एक देश के लिए एक साल में जीडीपी है। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। जितनी बड़ी जीडीपी होगी, जीडीपी का जितना बड़ा आकार होगा, उसी के आधार पर देश की इकोनॉमी डिसाइड की जाती है। इन इंडिया द मेमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। भारत में केंद्रीय सरकार का एक विभाग जीडीपी का कैलकुलेशन करता है, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है ये। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे चेंज हुआ सेकेंडरी में, और सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे चेंज हो गया टर्सरी सेक्टर में। जैसे एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। हम ये समझ सकते हैं कि मानव सभ्यता के विकास में प्रारंभिक समय में केवल और केवल एग्रीकल्चर ही मनुष्य करता रहा होगा और वही सेक्टर इंपॉर्टेंट रहा होगा, और उससे जुड़े हुए लोग भी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। Over a long time, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. लंबे समय के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे इस्टेब्लिश्ड हुआ होगा और उसका विस्तार हुआ होगा। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर। Those people who had worked earlier on farms now began to work in factories in large numbers. ऐसे लोग जो पहले खेतों में काम करते रहे होंगे वो अब फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आने लगे होंगे। Secondary sector gradually became the most important in total production and employment in the past 100 years. 100 साल पहले की बात करें, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें, तो ये वो दौर रहा होगा जब सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया होगा। प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर ने पीछे छोड़ दिया होगा। प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए लोग सेकेंडरी सेक्टर में जोड़ने लगे होंगे। As the method of farming changed and agricultural sector began to prosper, it produced much more food than before. Many people could now take up other activities and this gave rise to service sector. अब फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, जब उसमें प्रोडक्शन खूब होने लगा होगा और जरूरत से ज्यादा उत्पादन होने लगा होगा, तो लोगों को अपने द्वारा जो जरूरत की ज्यादा चीजें बनाई हुई हैं उनको बेचने की जरूरत पड़ी होगी। वहीं से सर्विस सेक्टर की शुरुआत होती है। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। और आज का दौर ऐसा है कि जो सर्विस सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, वो प्रोडक्शन के मामले में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। बहुत सारे काम करने वाले लोग सर्विस सेक्टर में जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्रीज। यही विकसित देशों में देखने को मिला है। यानी कंक्लूजन क्या है कि एक समय ऐसा रहा होगा जब प्राइमरी सेक्टर ही इंपॉर्टेंट रहा होगा और सब लोग किसी न किसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए रहे होंगे। फिर धीरे धीरे उत्पादन, इंडस्ट्रियल सेक्टर इस्टेब्लिश हुआ होगा, उत्पादन शुरू हुआ होगा, फैक्ट्रीज में लोग आने लगे होंगे, सेकेंडरी सेक्टर आ गया। और आज का समय ऐसा है
कि फर्स्ट सेक्टर से निकल करके, सेकंड सेक्टर से निकल करके लोग टर्सरी सेक्टर में जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर में उत्पादन ज्यादा होने से व्यापार, बैंकिंग जैसी सेवाओं की आवश्यकता पड़ी होगी। जितना उत्पादन फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर में बढ़ेगा, उतना ही तेजी से सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। टर्सरी सेक्टर का प्रोडक्शन में उत्पादन बढ़ गया है। In the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India. 2013-14 तक टर्सरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर हो गया है भारत में। उसने रिप्लेस कर दिया प्राइमरी सेक्टर को। क्या कारण है? There are several reasons for this. बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला है, in any country several services such as hospital, educational institutes and post services etc. are considered as basic services are the responsibility of the government. किसी भी देश में हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बेसिक सर्विसेज हैं और इनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हुई है। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लंबे समय तक शासन में रहें, इसलिए वो जरूर बेसिक सर्विसेज को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगी। इसके लिए भी सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ा है। The development of agriculture and industry leads to the development of services as transport, trade and storage. हमने पहले भी पढ़ रखा है कि फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर जितना तेजी से बढ़ेगा, उतना ही तेजी से टर्सरी सेक्टर भी बढ़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एज इनकम लेवल राइज, लोगों का जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, लोगों के पास, लोगों की इनकम लेवल बढ़ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं और ज़्यादा सर्विस सेवाओं की। जैसे बाहर खाना खाने जाना है, होटल में जाना है खाना खाने के लिए, टूरिस्ट प्लेसों पर जाना है, शॉपिंग करने जाना है, और ज़रूरत पड़ने पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी है, टर्सरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की जो सेवाएं हैं उनकी डिमांड भी बढ़ गई है। ओवर द पास्ट डिकेड्स आर सो certain services such as those based on information and communication technology have become important and essential. पिछले 10-20 सालों से अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तेजी से वृद्धि हुई है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से भी टर्सरी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है। However, not all the service sector is growing equally well. और एक चीज ये ध्यान रहे कि जिस तरीके से टर्सरी सेक्टर बढ़ रहा है, टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, उसी तरीके से बराबर मात्रा में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर नहीं बढ़ रहे हैं। यानी हर सेक्टर में इक्वल ग्रोथ नहीं है। एट वन एंड देयर आर ए लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। एक चीज और ये ध्यान रखना है कि कुछ ही सर्विस सेवाएं टर्सरी सेक्टर में आएंगी जहां हाईली स्किल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है और उनकी संख्या भी बहुत कम है, जबकि छोटे छोटे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो सर्विस सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन, छोटे दुकानदार, छोटे निर्माण कार्यों में लगे हुए लोग और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रोवाइड करने वाले लोग, चाहे टूरिस्ट प्लेसों पर टैक्सी वाले हों, चाहे ठेला लगा करके सामान को इधर से उधर पहुंचाने वाले हों, वो सब कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो लोग उतना सर्विस सेक्टर का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। काम तो कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। These people barely manage to earn a living. बड़ी मुश्किल से ये लोग अपना जीवन चला पा रहे हैं। Yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. फिर भी वो टर्सरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई साधन, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जहां वो काम कर सकें। इस चित्र के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीडीपी में क्या योगदान है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का, या किस तरीके से पैटर्न में चेंज हुआ है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है।
1973-74 में इसको भी हम देख सकते हैं। 2013-14 में कितना बढ़ गया है, जीडीपी पर कितना ज्यादा असर हुआ है, ये भी हम देख सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ थ्री सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ये देखते हैं। इन द ओल्डन टाइम्स प्राइमरी सेक्टर वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सब लोग उसी से जुड़े हुए थे, दूसरा कोई सेक्टर था ही नहीं, इसलिए प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था। फॉलोड बाय टर्सरी सेक्टर, उसके बाद सेकंड टर्सरी सेक्टर आता था और सेकेंडरी सेक्टर सबसे लास्ट में आता था। लेकिन सिचुएशन उलट गई है, बदल गई है। बट नाउ द सिचुएशन रिवर्स्ड। क्या रिवर्स्ड हुआ है? टर्सरी सेक्टर बिकेम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। आज के समय में टर्सरी सेक्टर भारत में और किसी भी देश में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हो गया है जीडीपी के मामले में। सेकेंडरी सेक्टर ऑक्युपाइड सेकंड पोजीशन एंड प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड द लास्ट। सेकेंडरी सेक्टर दूसरे नंबर पर आ गया है और प्राइमरी सेक्टर जो पहले कभी फर्स्ट नंबर पे हुआ करता था जीडीपी के मामले में, उसकी पोजीशन लास्ट हो गई है। वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज, एक जो प्रमुख कारण है वो क्या है? इन ओल्डन टाइम्स इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट दैट मच डेवलप्ड। भारत की अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा विकसित नहीं थी। वी बेसिकली यूज्ड टू प्रोड्यूस प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चर एंड माइनिंग यूज्ड टू डोमिनेट द जीडीपी। पहले शुरुआत में हम लोग केवल प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं वही तैयार कर पाते थे, एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटी में ही जुड़े हुए थे, माइनिंग वाली एक्टिविटी में जुड़े हुए थे, जिसका एक बड़ा मेजर रोल हुआ करता था जीडीपी के लिए। बट नाउ द सिचुएशन हैज रिवर्स्ड, लेकिन आज के समय परिस्थितियां बदल गई हैं। हम लोग नाउ वी आर लुकिंग फॉर फिनिशिंग गुड्स, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। आज के समय में हम वस्तुओं को तैयार कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, जो एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रही हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इसमें, जीडीपी में। इस ग्राफ के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से हमें समझ सकते हैं कि 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में कितना परसेंटेज था और 2013-14 में कितना परसेंटेज है। अब देख सकते हैं कि थर्ड सेक्टर 2013-14 में टर्सरी सेक्टर लार्ज सेक्टर हो गया, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है, फिर प्राइमरी सेक्टर है, जबकि 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर मेजर रोल प्ले करता था। कंपैरिजन ऑफ द थ्री सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब यहाँ ये देखने की बात है कि क्या जिस तरीके से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है टर्सरी सेक्टर का, उसी तरीके से क्या टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के चांस भी बढ़ रहे हैं, ये देखने की बात है। इन द ओल्डन टाइम्स प्राइमरी सेक्टर वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। प्राचीन काल में, पुराने समय में प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए थे, फॉलोड बाय टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में दूसरे नंबर पर, एंड द लीस्ट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, और सबसे कम लोग जुड़े हुए थे सेकेंडरी सेक्टर में। इन प्राइमरी सेक्टर मेनी पीपल सफर फ्रॉम डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी सेक्टर में जरूर से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे, कुछ लोगों को निकाल भी दिया जाता तब भी प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी लोग जुड़े हुए थे। क्यों जुड़े हुए थे? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के अलावा दूसरा कोई सेक्टर ही नहीं था जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, इसलिए सब लोग प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए थे। इवन इफ वी रिमूव दीज पीपल प्रोडक्शन विल नॉट गेट अफेक्टेड। अगर हम जरूरत से ज्यादा लोगों को निकाल भी देते, कुछ लोगों को निकाल भी देते प्राइमरी सेक्टर से, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता उत्पादन पर। On the other hand, tertiary sector contributes maximum in GDP, but still is second largest contributor in employment. GDP के मामले में टर्सरी सेक्टर का रोल आज के समय में नंबर 1 पर है, लेकिन अभी भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के मामले में वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि इन सर्विस सेक्टर देयर आर मेनी पीपल। फॉर एग्जांपल,
people engaged in IT sector who earn high income are highly skilled but their number remains very less. ऐसा इसलिए है क्योंकि आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो आईटी सेक्टर में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और वो हाईली स्किल्ड हैं, लेकिन उनकी इनकम बहुत ज्यादा है। इस चार्ट के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट इन परसेंटेज 1972-73 में प्राइमरी सेक्टर 74% लोगों को इंगेज करता था, सेकेंडरी सेक्टर 11% और टर्सरी सेक्टर 15%। आज भी प्राइमरी सेक्टर 49% के साथ में नंबर 1 पर है, सेकेंडरी सेक्टर 24% के साथ में 3rd नंबर पर है और टर्सरी सेक्टर 27% के साथ में 2nd नंबर पर है। यानी क्या कंक्लूजन है कि कुछ लोग और ज्यादा जुड़े हैं टर्सरी सेक्टर में, लेकिन जीडीपी में हाई ग्रोथ है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए लोगों को और शिफ्ट कर सकें सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में, तो जीडीपी का जो आकार है, साइज जो है जीडीपी का या टोटल जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इंडिया और डेवलप होगा। थैंक यू वेरी मच।